अच्छा, जो बॉर्न हैबिट साइकिल है ना, बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ हमें क्या बताता था? हेस लॉ हमें ये बताता था कि दे आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनकी फॉर्मेशन, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसके थ्रू हम लोग जो है उसकी एनर्जी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। बॉर्न हैबिट साइकिल जो है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हेस लॉ, और वो डिस्कस करता है किसको? ionic compound से related, कि when two ionic compounds in their gaseous state they form a bond, तो उनकी जो एनर्जी होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको लेटेस्ट एनर्जी का नाम दिया जाता है। बॉर्न साइकिल किसको डिस्कस करता है? आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस आयोनिक करता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हेस लॉ। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? कि व्हेन टू आयनिक, आयनिक कंपाउंड का तो वर्ड नहीं यूज करेंगे, व्हेन टू आइंस इन देयर गैसियस स्टेट कंबाइंस टू गिव एन आयनिक कंपाउंड, एंड द एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस, ठीक है, द चेंज ऑफ एनर्जी दैट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ आयनिक, सॉरी आइंस इन द गैसियस स्टेट, उस एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? लेटेस्ट एनर्जी का नाम एडिशनली। दिया जाता है। अगेन, सर वो चूंकि ये हेस लॉ पे बेस कर रहा है। केमिस्ट्री के सर खोलते हैं, फिजिक्स की खुली हुई है वो। हाँ, फिजिक्स की खुली हुई है। अब सर वो स्क्रीन जो शेयर हो रही है वो फिजिक्स की है। अब अब ठीक है सर। अच्छा, वैसे मैंने स्क्रीन को रेफर नहीं किया था, वैसे मैं जुबानी बोल रहा था आप लोगों को। तो अच्छा, अब स्क्रीन खुल गई है तो मैं डेफिनेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन होती है हमारे पास द चेंज, व्हाट इट आर, द चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन सेपरेटेड गैसियस आइन, यानी हैस बॉर्न हैबिट प्रोसेस में हमने क्या काम करना है? हमें गैसियस आइंस लेने हैं, ठीक है, आर पैक टुगेदर टू फॉर्म वन मोल ऑफ एनिक सॉलिड इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। अब ये आइन इन इट्स गैसियस स्टेट, यानी पहले हमें उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, देन हम उसको कंबाइन करेंगे। तो जो एनर्जी चेंज दैट विल टुक प्लेस, वो कैलकुलेट करते हैं बाय बॉर्न हैबिट प्रोसेस। दे कंबाइन टुगेदर टू गिव एन आयनिक कंपाउंड, एंड वो लिखा हुआ है कि हेस लॉ की एक्सटेंशन टू बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। बाइनरी हमें पता है क्या होता है, ऑब्वियसली टू आइंस कंबाइन होंगे तो वो बाइनरी ही कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जो उन्होंने केस स्टडी दिया हुआ है वो NaCl का दिया हुआ है। सोडियम नॉर्मली किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है एवरीवन? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। और क्लोरीन किस में करता है? गैस। गैस विच में। मीन्स कि हमें सोडियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सॉलिड से गैस में, फिर उसको करना है आयनाइज, और क्लोरीन को हमें सिर्फ क्या करना है? आयनाइज, और फिर हम उसको क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो इन सब प्रोसेसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज अकर होगा, उसके सम जो है, मतलब इन सब की कैलकुलेशंस किसकी बेसिस पे होती हैं? बॉर्न हैबिट साइकिल के अंदर हम उसको करते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस हेस लॉ की बेसिस पे ही होती हैं। एज यू कुड सी इन द फॉलोइंग सेक्शन, सोडियम इन इट्स सॉलिड स्टेट, सो गैसियस स्टेट में एनर्जी जो हमने दी, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और सब्लिमेशन आपको पता है कि जब सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाते हैं तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज 108 किलो जूल्स पर मोल। फिर अब हमने उसको क्या करना है? आयोनाइज करना है। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हमारे पास कितनी है? 496 किलो जूल्स पर मोल। फिर हमने क्लोरीन ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, हम उसको 1 मोल के अंदर लेके जाएंगे, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इट्स अगेन एंडोथर्मिक इन नेचर। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो 121 किलो जॉल हो गया। अब हमने उसको क्या करना है? आयनाइज, तो उसकी जो एंथैल्पी है इट्स -349 किलो जॉल्स। अब हमने ये जो जितने भी स्टेप्स किए हैं इन सबको हमने आपस में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब Na पॉजिटिव, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव को कंबाइन करना है टू गिव अस सोडियम क्लोराइड। अब हमने यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट किया। एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन उसने स्टार्ट में हमें बताई हुई है कि एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -411। हमें आयनाइजेशन कैलकुलेट करनी थी उसकी, ठीक है। तो ये 411 यहाँ पे आ गया। सब्लिमेशन की एनर्जी क्या थी? 108। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वो सोडियम क्या थी? 496। एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की वैल्यू क्या थी? 121। एंड वो जो क्लोराइड को हमने जब आयनाइज किया तो -349। ये हमारे पास वो एनर्जी है जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इन सबको ऐड किया, यहाँ पे ले जाके माइनस कर दिया। सो जो लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास निकली, ये एल लिखा हुआ है, डेल्टा एच एल। सो लेटेस्ट एनर्जी इज
-787 kJ/mol। नेगेटिव साइन इंडिकेट किसको कर रहा है कि इट इज एन एक्सोथर्मिक अच्छा। प्रोसेस। ठीक है। अब ये सब उसने स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ये ग्राफ में भी उसने डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे। तो यू कुड सी हियर कि उसने सारे स्टेप्स को कंबाइन ही किया हुआ है। सब्लिमेशन में हमारे पास सॉलिड टू, ये क्लोराइड उसने साथ साथ लिखा हुआ है, इसकी कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं आ रहा। सॉलिड टू गैस गया, गैस टू हमारे पास आयनाइज हुआ, आयनाइज होने के बाद उसने क्लोराइड को आयन दिया, क्लोराइड आयनाइज हुआ, उसकी एनर्जी कितनी थी -349। अब ये देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एनर्जी शो कर रहे हैं हमारे पास। आपको याद होगा मैंने एक्सो एंडोथर्मिक में बताया था कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। डू यू रिकॉल दैट? जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस यस। होते हैं उनमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। जो एक्सोथर्मिक होते हैं उनमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, लेस। कम। ठीक है। सो डू वी सर। अंडरस्टैंड बॉन्ड हैबिट प्रोसेस? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हेस लॉ, जिसमें हम बाइनिक आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस करते हैं। क्यों करते हैं? दे आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनकी एनर्जी हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हमने लेटेस्ट एनर्जी को डिस्कस किया। लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास क्या होता था? व्हाट वाज लेटेस्ट एनर्जी, सो दैट जब अहमद? दो आयंस मिलके आयनिक गैशियस कंपाउंड आइंस बनाते को हैं। जब हम कंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी चेंज आता है उसको क्या नाम दिया जाता है, लेटेस्ट एनर्जी। यस तलहा। सर मैं बोल रहा था कि जिसमें मैंने आयनाइज किया। जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, कि हाइड्रेशन इज द मिक्सिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर के साथ। तो वो डिस्कस करता है कि जब भी हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट इंटरेक्शंस होती हैं हमारे पास। सोल्यूट सोल्यूट की होती हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की होती हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट की होती हैं। जैसे ही हम किसी सॉल्यूट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है। तो सिमिलरली जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं दे ऑल्सो मूव अपार्ट टू अकोमोडेट द सोल्यूट पार्टिकल्स। तो हमारे पास दोनों जो है ब्रेकिंग ऑफ सोल्यूट। अब मैंने वाटर के अंदर एंटर किया NaCl, सपोज 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 बोल रहा हूं मैं। ठीक है। अब NaCl को सेपरेट आउट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड वाटर के अंदर जो स्पेस बनेगा टू अकोमोडेट Na एंड Cl, दोनों। अब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन हो गई, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ने सेपरेट आउट हुआ, बोथ विल टेक इन द एनर्जी। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं हमारे पास, एंडोथर्मिक होते हैं। फिर ऑब्वियसली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ने आपस में मिक्सअप होना है, रिएक्ट करना है, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। तो जो हमारे पास एनर्जी जो रिलीज होती है व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रिएक्ट्स विद ईच अदर, या वो encounters each other, ये कुछ भी वर्ड हम लोग यूज कर लें, so this is known as exothermic। ठीक है। तो जब हम डिफरेंस फाइंड, डू वी अंडरस्टैंड यहां तक? सर आपने कहा कि जो सॉल्यूट होता है वो टूट जाता है और वो पानी के अंदर जाकर दोनों मिल जाते हैं हम अलग जब अलग। वाटर में मिक्स करते हैं तो वो आयनाइज होता है ना, तो सोल्यूट जब सेपरेट आउट होगा, मतलब इंडिविजुअल आइंस में कन्वर्ट होगा, तब भी एनर्जी टेकन इन होता है। H पॉजिटिव और हम्म। OH नेगेटिव जब डिसोसिएट होंगे, H वाटर इज द सॉल्वेंट, H एंड H पॉजिटिव डिसोसिएशन वो भी टेक करेगी एनर्जी, दे बोथ आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो मेरे पास इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। ये बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन। बॉन्ड मेकिंग हम लोगों ने पढ़ा था ना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड यस बॉन्ड सर। मेकिंग। ठीक है। सो जब हम्म। सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्शन होता है, सॉरी मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, व्हेन दिस इंटरेक्शन अकर्स, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रेशन का नाम दिया जाता है हमारे पास। ठीक है। Yes. आप, तो जो हीट ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, हीट ऑफ द सोल्यूशन जो है, इट इज अ मेजर ऑफ द नेट फ्लो ऑफ एनर्जी दैट अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इनटू अ वाटर। ठीक है। द सो हम्म। इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे अब हम लेटेस्ट एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सोल्यूट पार्टिकल इज इक्वल्स टू द लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सोल्यूट पार्टिकल, दैट इज नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। और
हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमारे पास क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर हमें सोल्यूशन की एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो वो वुड सब्ट्रैक्ट द लेटेस्ट एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रेशन एनर्जी। दिस वुड गिव अस द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास बहुत ज्यादा होगा तो सोल्यूट सॉल्युबल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। अगर हमारे पास मॉडरेट होगा या पॉजिटिव में आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यू उसकी है, तो वो सॉल्युबल होता है हमारे पास। ठीक है। और अगर जो है हमारे पास हाँ, ये दो पॉइंट्स ही थे हमारे पास कि अगर बहुत ज्यादा लार्ज है एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, तो सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, तो वाटर जो सोल्यूट है उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है हमारे पास। ठीक है। यस। तो आपने पहली वाली जो अब डेफिनेशन बताई थी लैटिस एनर्जी, शायद तो उसकी हाँ, रिपीट कर सकते वो हैं? जब पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं, क्योंकि हमने बोला ना हाइड्रोजन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा? हम्म, सोल्यूट के पार्टिकल्स ब्रेक होंगे, तो जो एनर्जी हम्म, रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसके लिए, उसको क्या नाम देते हैं? लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं। वैसे तो हमने पीछे भी पढ़ा था इसको हमने, लेकिन पीछे लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो हमने ये पढ़ी थी कि जब गैशियस आइंस को कंबाइन करते हैं तो वो लेटेस्ट एनर्जी होता है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी है डेल्टा एच, जो है यहाँ पे हम इस टर्म में पढ़ रहे हैं कि जो सोल्यूट को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट वुड बी नोन एज लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास। ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड द ऑल द टर्मिनोलॉजीज? नाउ लेट मी यस। पॉइंट यू आउट यहाँ पे। अब उसे लिखा हुआ है कि solution is formed, interaction between the solute particles are broken, जैसे NaCl की मैंने बात की। At the same time solvent molecules also separate apart होंगे, and both process चूंकि एनर्जी absorb करें, it would be known as endothermic। लेकिन जब solute and solvent आपस में interact करेंगे, that is known as hydration, and energy उसमें हमारे पास क्या होती है? रिलीज होती है। तो इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। The strength of these two types of interaction determines whether the dissolution process is exothermic or endothermic। अब वो जो लेटेस्ट एनर्जी की बात की हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है the heat of the solution measures the net flow that occurs when a substance dissolved। तो ये heat of the solution की definition है। measures the net flow, वो जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। that occurs when a substance dissolved। फिर आगे the energy required to break the solute particle is equals to the latest energy of the solute, and the energy released when solute particles bind to water molecules in the solution is equals to the enthalpy of hydration। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, that is known as enthalpy of solution। कुछ वाटर के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? हीट ऑफ डिसोल्यूशन। और अगर हम उसको वाटर के हिसाब से बात करेंगे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हाइड्रेशन। अगर वाटर है तो उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का नाम देंगे, अगर अदर देन वाटर है तो उसको हीट ऑफ डिसोल्यूशन का नाम दिया जाएगा। ओके। आप वो यस। आगे से लिखा था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इंक्लूड्स बोथ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपार्ट एंड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन दे सराउंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है। तो हीट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द एंथैल्पी, लेटेस्ट एनर्जी की एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब वो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर डेल्टा एच इज वेरी लार्ज तो वो इनसॉल्युबल होगा, बट इफ इट्स पॉजिटिव तो इट्स सॉल्युबल। एग्जांपल उसने डिस्कस किया हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट को वन वाटर डिजोल्व तो 25.7 kilojoules of energy absorbed and the flask becomes cold। This is because crystals binds NH4 positive and NO3 ions more tightly than the solutions हमारे पास। अब ये एक मजेदार पॉइंट है, किसको समझ में आया कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इट मींस इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग, और अगर एनर्जी रिलीज होती है इट मींस इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज वीकर। कि अगर अगर सोल्यूशन, हमने किसी चीज को वाटर के अंदर मिक्स किया एंड द सोल्यूशन बिकम्स कोल्ड, या में जो उसका बीकर है इट फील्स कोल्ड, इट मींस कि जो क्रिस्टल्स की बाइंडिंग एनर्जी थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू विद द सोल्यूट हमारे पास। आगे लिखा भी हुआ है
इफ सॉल्वेंट बाइंड सोल्यूट पार्टिकल्स मोर टाइटली देन बिफोर, जब वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, तो एनर्जी इज रिलीज्ड, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे उसने कहा कि NaOH को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो हमारे पास -44 किलो जॉल ऑफ एनर्जी जो है रिलीज हुई। इट मींस कि सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जो थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू सोल्यूट देमसेल्व्स। ठीक है, Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मैं एक दफा Yes, क्विकली sir. रिवाइज भी करा देता हूँ कि वो कह रहा है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड अगर सोल्यूट की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो ज्यादा होती है तो एंडोथर्मिक मोस्टली प्रोसेस होता है। अगर सोल्यूट की लेटेस्ट एनर्जी कम है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास एंट्रोपी। मैंने आपको बोला दो दो टॉपिक्स आई एम स्किपिंग फॉर नाउ, ताकि मैं उसको एंड में करा दूंगा, वो सिर्फ थ्योरी पोर्शन है। एक आता है हमारे पास लास्ट टू टॉपिक्स में, एंट्रोपी आता है और गिब्स फ्री एनर्जी आता है। एंट्रोपी जो है ना, उसको आसान लफ्जों में ये बोलोगे, डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम, सॉरी डिसऑर्डरलीनेस इन द सराउंडिंग इज नोन एज एंट्रोपी। जब भी सराउंडिंग के अंदर डिसऑर्डर होगा, दैट इज नोन एज एंट्रोपी, और उसको एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी क्या होती है तलहा? डिसऑर्डरलीनेस Disorderliness इन द in the surrounding. सराउंडिंग, और वो हमेशा ही होगा। ठीक है, जब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, अगर मतलब सिस्टम से एब्जॉर्ब कर रहे हो तो भी ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, एनर्जी रिलीज कर रहे हो सिस्टम में, सॉरी सराउंडिंग में, तो भी हमारे पास जो है वो सिस्टम में क्या प्रोड्यूस होगा, डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा। तो जो ये जो डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम होता है, सॉरी इन द सराउंडिंग होता है, दिस इज नोन एज एंट्रोपी। ठीक है, हम्म इट इज अ स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन है तो उसका मतलब क्या होगा? What is the meaning of state function? If we discuss something as a state function, तो उसका मीनिंग क्या होता है? स्टेट फंक्शन सर कि वो एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर They are जो स्टेट independent डिटरमाइंड of होती the है. path followed. They only depend के चेंज इन वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए हमारे। ठीक है, अगर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा तो उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करेगा उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगा तो भी एंट्रोपी हमारे पास जो है वो क्या कंसिडर होगी, पॉजिटिव कंसिडर होगी। बस जहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज आता है उससे एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज करती है। बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रैंडमनेस ज्यादा होगी सिस्टम के अंदर, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रैंडमनेस थोड़ी कम होगी हमारे पास। इसकी आसान तरीन एग्जांपल उसने मेरे बुक में भी दी हुई है कि वाटर को डिस्कस कर लो। आइस से जब वाटर में जाओगे, ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रहे हो आप। ठीक है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो डिसऑर्डरनेस आई हमारे पास, इट इज नोन एज एंट्रोपी। ठीक है, तो disorderliness in the system और randomness in the system is known as entropy। और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, इट्स ओनली एन इक्वेशन, आगे जाके अगले चैप्टर में वो दोबारा भी आ रही है। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, इट इज इक्वल्स टू H माइनस TS। H किसको शो कर रहा होता है? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जो हम स्टार्ट में पढ़ के आए हुए हैं। T किसको शो कर रहा होता है? टेम्परेचर को। और S किसको शो कर रहा होता है? एंट्रोपी। ठीक है, अगर हम अच्छा बाकी चीजें बस मैं आपको वहीं से रीड आउट करवा देता हूँ, सॉरी नीचे जाना था। ये ये डेफिनेशन है हमारे पास। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। It is marked with a symbol S. As a system moves from more order state to a less order state, the entropy of the system tend to increase. For example, melting of ice. जब आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा? आइस का क्या है? ऑर्डर स्ट्रक्चर है, फिक्स शेप है, ऑर्डर अरेंजमेंट है। बट वो जब मेल्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगा, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
अगर हम उसको वापस से वाटर लिक्विड में लेके जाते हैं, लिक्विड को वापस सॉलिड में लेके जाते हैं, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, बिकॉज ऑर्डरलीनेस की तरफ जब जाते हैं तो एंट्रोपी ने क्या करना है? डिक्रीज करना है। सो एंट्रोपी डिपेंड करती है if the system क्या, if entropy of the system increases it is represented as positive, अगर डिक्रीज करती है तो नेगेटिव, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बिकॉज एंट्रोपी का समहाउ टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड सर वो गिव्स तो फ्री फिर एनर्जी। डिसऑर्डर इन द सिस्टम हो गया ना, सराउंडिंग के अंदर तो नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम, एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। डिड आई सेड सराउंडिंग? Yes. सराउंडिंग में तो उससे इफेक्ट होता ही है ना। बेसिकली अगर आप हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में हम सराउंडिंग की ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसने सिस्टम की टर्म्स में बात की। बट बेसिक बेसिक चीज क्या है? डिसऑर्डरली रैंडमनेस हमारे पास जब आएगा, इट्स नोन एज एंट्रोपी। फिजिक्स में भी है, आप लोगों का आना है, चैप्टर है पता नहीं, डायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, वहां पे एंट्रोपी पढ़ना है, वहां पे हम सिस्टम सराउंडिंग की ही बात करेंगे। एनी हाउ, तो गिव्स फ्री एनर्जी जो है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिस्टम की जो यूजेबल एनर्जी है, नॉट द वेस्ट एनर्जी जो उसने सराउंडिंग को दे दी, द यूजेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम at constant temperature and pressure is known as Gibbs free energy. It is equals to H minus Ts, H enthalpy, S entropy, T temperature. अगर हम constant temperature पे इसको अकर करते हैं तो डेल्टा H किसकी इक्वल आ जाएगा? सॉरी, डेल्टा G किसके? गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी? डेल्टा H माइनस S के बराबर आ जाएगा अकेले। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है गिव्स फ्री एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड, गिव्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय दिस। ऑब्वियसली ये डेल्टा का साइन अब क्यों ऐड कर दिया है? तो जब हम एंट्रोपी सॉरी उसको डिस्कस कर रहे हैं स्टेट फंक्शन के तौर पे, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चेंज तो उसके अंदर आया होगा। बट इफ दैट चेंज इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो द ओनली इक्वेशन विल बी लेफ्ट, और इसको कहते हैं गिब्स, ये मुझसे बोला नहीं जाएगा, आई स्टटर ऑन दैट। ये आप लोग इसको देख लेना, इसमें क्या। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और मजेदार जो चीज गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर आती है वो ये आता है कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम के ऊपर है हमारे पास। ठीक है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारे पास जीरो आई है, इट मींस उसकी सिस्टम उस टाइम पे हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आई है, इट वुड इंडिकेट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और उसको एंडोथर्मिक का नाम देते हैं। और स्पॉन्टेनियस का मतलब इमीडिएटली फौरन से हो जाए हमारे पास। और अगर हमारे पास गिव फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो वो हमारे पास क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। वो यहाँ पे उन्होंने दिया भी हुआ और विद एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। अगर जी की वैल्यू नेगेटिव है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक है हमारे पास, दिस मींस दैट द सिस्टम रिलीजेस एनर्जी एंड टेंड्स टू मूव टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? लेस होती है एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, इस वजह से वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो रिएक्शन देगा हमारे पास। ठीक है, सो आगे से बात वो लिखी भी हुई है। और अगर जी की वैल्यू जीरो है तो इट्स वो, तो गिव्स फ्री एनर्जी इज आल्सो यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फेज ट्रांजिशन सच एज लिक्विड टू सॉलिड और गैस एंड वाइस द एग्जांपल। अब कंडेंसेशन के जब हम, आपने वेपर प्रेशर पढ़ा था, आप लोगों को याद है वेपर प्रेशर क्या था? वेपर प्रेशर क्या होता था? कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपस में क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्वल हो रहा था सर, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस तरह उसने बात डिस्कस, एज द मेल्टिंग पॉइंट सो द सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस आर इक्विलिब्रियम, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है उसमें, सिमिलरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें भी लिक्विड और गैसियस फेस आपस में क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। बाकी क्लोरीमीटर को उन्होंने डिस्कस किया हुआ कि अगर हमने जो एनर्जीज को डिस्कस करना है, हीट एंथैल्पीज को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्लोरीमीटर को यूज कर सकते हैं। और कैलोरीज तो आपको पता ही है, फूड की कैलोरीज हमारे पास क्या होती है? हाउ टू डिफाइन कैलोरी?
हमारे पास फूड के पास जो एनर्जी होती है इट इज डिफाइंड एज द कैलोरी। जितना हम फूड इनटेक करते हैं इट मीन्स उतना हमारे पास जो है एनर्जी हमारे पास जो है बॉडी के अंदर क्या होगी, स्टोर होगी। सो कैलोरी जो है इट इज द अमाउंट ऑफ फूड स्टोर जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होती है, रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई, पता नहीं ये बायोलॉजिकल टर्म है शायद, मुझे इसलिए टर्म नहीं समझ में आया। अगर हम कैलोरी की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड एनर्जी के फैक्टर्स इफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग एंथैल्पी में, दोनों में हमने चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करना है। चार्ज डेंसिटी, अब एज द नेम इंडिकेट्स चार्ज डेंसिटी, तो इट वुड बी इक्वल्स टू आयनिक चार्ज ओवर आयनिक रेडियस। अब चार्ज डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ आ रहा है, आयनिक रेडियस के साथ, सॉरी आयनिक चार्ज के साथ, और इनवर्स रिलेशनशिप किसके साथ आ रहा है, रेडियस के साथ। विच मीन्स कि अगर हमारे पास आयनिक चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज करेगी, विच मीन्स लेटेस्ट एनर्जी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर हमारे पास रेडियस, आयनिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, आउटर मोस्ट शेल्स का इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है, जिसकी वजह से लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास क्या होती है, लेस हो जाती है हमारे पास। कम तो हो यहाँ पे जाएगा। उन्होंने दो एग्जांपल डिस्कस की हुई है, एक लिथियम की और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड की बात की है। सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में किसका आयनिक चार्ज ज्यादा है, मैग्नीशियम एंड सोडियम में किसका आयनिक चार्ज ज्यादा है, सोडियम आई गेस। Mg का। वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, पॉजिटिव 2 चार्ज होता है उसके ऊपर। नहीं सर, तो सॉरी सॉरी, यस एम जी का होगा। उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसका आयनिक चार्ज जो है वो ज्यादा है। अगर हम लिथियम और पोटेशियम को डिस्कस करते हैं तो लिथियम का साइज वर्सेस पोटेशियम विच इज बिगर इन साइज, लिथियम आई थिंक पहले आता है, पोटेशियम भी कर रहा है। पोटेशियम उसके बाद आता है। तो लिथियम का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो उसकी लेटेस्ट स्मॉलर है। लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। और ज्यादा भी पोटेशियम की लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम होगी लोअर सर। होगी हमारी। लेस ठीक होगी। है, सिमिलरली हाइड्रेशन के अंदर भी यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास आयनिक चार्ज ज्यादा है तो उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, विच मीन वुड टेक मोर एनर्जी टू मिक्स दैट इनटू द वाटर। और अगर उसका आयनिक रेडियस ज्यादा है तो हमें कम एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। बाकी सब कुछ सेम है उसके अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फैक्टर्स इफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी एंड हाइड्रेशन दोनों डिपेंड करते हैं आयनिक रेडियस के ऊपर एंड आयनिक चार्ज के ऊपर। दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आयनिक चार्ज के साथ, और इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ, आयनिक रेडियस के साथ। ठीक है, आयनिक चार्ज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी, आयनिक चार्ज कम होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। लेटेस्ट एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। ठीक है।